नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने संधि के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने संधि का गुण स्वर संधि अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यड़ स्वर संधि देख लीजिएगा। संधि के एक एक वीडियो आपको छोटे छोटे पार्टों में मिल जाएगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं आज आपको संधि के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि संधि के बारे में तो मैंने पीछे बता दिया है। आज जो करूंगा उस संधि के जो विशेष टॉपिक यड़ स्वर संधि है, इसके बारे में पूर्णतः चर्चा की जाएगी। ठीक है, डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा आपको मैं बता देता हूं। इसमें मैं परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद इसका उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद इसका उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, उदाहरण के बाद ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के पीछे आप लोग भागते हैं, कि कोई ट्रिक ऐसा बता दीजिए कि मैं इसमें समझ जाऊं कि यही यड़ स्वर संधि है, तो ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक पूरा अच्छी तरीके से आपको एक एक संधि की ट्रिक बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं कटता है। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपका हेल्प जो सहयोग कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से करूँगा। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को अपडेट जो है आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ आपके हाथ में है। अगर आप करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, और अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे तो थोड़ा चैनल का ग्रो होगा, और अच्छे से अच्छे कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। परिभाषा को मैंने लिख दिया है, यड़ स्वर संधि के परिभाषा को मैंने लिख दिया है। अगर आपने वीडियो पिछला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको यह समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए मैं परिभाषा की बात करता हूँ। यदि ह्रस्व या दीर्घ, परिभाषा आसानी से आप देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब क्या है? ह्रस्व या दीर्घ का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई भी आए। ह्रस्व या दीर्घ मतलब यही, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आए, छोटी री और बड़ी री भी आए। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब यह है। परिभाषा में ह्रस्व या दीर्घ मैंने लिख दिया इसी वजह से। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब ई के बाद जो है ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ई के बाद क्या आना चाहिए? ई के बाद ए आना चाहिए, ई के बाद आ आना चाहिए, ई के बाद जो है ओ आना चाहिए, लेकिन ई के बाद ई या ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आना चाहिए ओ असमान रहे, मतलब विजातीय रहे। ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, चाहे ह्रस्व अथवा दीर्घ। इसके बाद चाहे ए आए चाहे ओ आए, तब जाकर के इसका स्थान बदलेगा। ठीक है, कोई असमान स्वर आए तो होता क्या है? ई का दोस्तों क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। आसानी से आप समझिए, ई का या, ऊ का व, री का र। मैंने एक चीज, संस्कृत व्याकरण में एक स्वर और भी आता है जिसे री बोला जाता है। री भी स्वर की श्रेणी में संस्कृत के व्याकरण में है, मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। री भी संस्कृत के व्याकरण में है, इसलिए री का ला हो जाता है। ठीक है, तो एक बार पुनः आप समझ लीजिए। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री, दीर्घ री इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ री या ह्रस्व री मैं बोल रहा हूँ, या इस री की बात कर रहा हूँ। ये भी संस्कृत के व्याकरण में स्थान रखता है, हालांकि हिंदी के व्याकरण में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह भी आए तो, अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? इसके बाद जो है कोई असमान स्वर आना चाहिए, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है समान स्वर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसे। इसके बाद जैसे ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है। आए तो, असमान स्वर आए तो क्या होता है? ई का या, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाता है। ठीक है, तो आप परिभाषा को समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, प्रतिधन एक। क्या लिख रहा हूं? प्रतिधन एक।
सबसे पहले आप बताइए प्रति में जो अंतिम स्वर प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? ई प्राप्त हो रहा है। ठीक, आप बताइए। प्रति आप बोलेंगे तो छोटी ई, मैं छोटी ई बोल रहा हूं इसी वजह से क्योंकि आप जो है छोटी ई को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बोल रहा हूं ह्रस्व ई, ठीक है, इसे स्टैंडर्ड भाषा में ह्रस्व ई बोलेंगे व्याकरण की भाषा में, लेकिन आपको समझने के लिए मैं छोटी ई बोल रहा हूं। यहां पर ई के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर असमान स्वर, देखिए ये असमान स्वर है कि नहीं है? ये तो असमान स्वर है ना, इसके बाद आए तो ई का क्या हो जाता है दोस्तों? ई का या हो जाता है। ध्यान रखिए, ई का या। ठीक, तो जब प्रतिधन एक यहां पर इन दोनों के स्थान पर या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे एक उदाहरण और लिखता हूं, परिधन आवरण। परिधन आवरण, ठीक है। अब परि में जो अंतिम स्वर आ रहा है वो ई प्राप्त हो रहा है। ठीक, ह्रस्व ई प्राप्त हो रहा है और यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? आ प्राप्त हो रहा है। आप बताइए ई के बाद आ रहा है या असमान स्वर है तो यहां पर यण स्वर संधि का परिभाषा काम कर रहा है। तो ई के बाद जब असमान स्वर आएगा तो मिलकर के क्या हो जाएगा भैया? या हो जाएगा। और यहां पर जब इसका संधि करेंगे परिधन आवरण का तो हो जाएगा पर्यावरण। क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। ठीक, और एक उदाहरण देखिए, वधूधन आगमन। वधूधन आगमन, आप बताइए वधु में जो अंतिम स्वर प्राप्त हो रहा है, वधु आप बोलेंगे तो ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ, जिसे दीर्घ ऊ कहेंगे। ठीक है, और यहां पर आ प्राप्त हो रहा है। जब दीर्घ या ह्रस्व ऊ के बाद आ प्राप्त होगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो वह हो जाएंगे। ठीक है, तो वह जब हो जाएंगे तो मिलकर के इसके स्थान पर वह हो रहा है ना, तब क्या हो जाएगा? वध्वागमन हो जाएगा। वध्वा। ठीक, एक उदाहरण और देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि उदाहरण ही इसमें मेन होता है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा, ठीक है। आप यहां पर पितृ में अंतिम स्वर क्या आ रहा है? री आ रहा है। ठीक, आप इसी परिभाषा को काम करिए, परिभाषा के माध्यम से आप बनाइए, अंतिम स्वर री आ रहा है और यहां पर आ रहा है। मैंने बताया कि ह्रस्व या दीर्घ री के बाद यदि असमान स्वर आएगा, ठीक है, किसका निर्माण कर देंगे दोस्तों? दोनों मिलकर के रा का निर्माण कर देंगे। ठीक, जब रा का निर्माण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक उदाहरण और देखिए, अधिधन। अधिधन, एक उदाहरण और देखिए, अधिधन आय। ठीक है, यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर छोटी ई प्राप्त हो रहा है, यहां पर आ प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब यहां पर ई के बाद आ रहा है तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? या का निर्माण करेंगे। अब ये हो क्या हो जाएगा? अध्याय हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जब ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो का वा हो जाएगा, री के बाद असमान स्वर आएगा तो उसका रा हो जाएगा और री के बाद आएगा तो उसका ला हो जाएगा। देखिए आप समझ गए होंगे। अब जो बात आती है ट्रिक वाली, आप ट्रिक क्या बताएंगे? ठीक है, देखिए, पर्यावरण, पर्यावरण, प्रत्येक, ठीक है, वध्वागमन, वध्वागमन। अब यही तीन उदाहरण आप ले लीजिए, इसी में मैं ट्रिक बताता हूं। मैंने बताया कि ई का क्या हो जाता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, री का ला हो जाता है। अब ट्रिक ये है, आप देखिए इनमें जो है बीच में या कहीं पर आया है, या आया है कि नहीं आया है? देखिए यहाँ पर या प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये ट्रिक जो है अधिकांश जगहों पर तो नहीं लागू होगी, लेकिन अधिकांश जगहों पर तो लागू होगी, कहीं कहीं पर अपवाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन ट्रिक आप लोग चाहते हैं, ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ई का या हो रहा है, अर्थात यहाँ पर यण स्वर संधि। यहाँ पर भी देखिए या प्राप्त हो रहा है, यण स्वर संधि।
यहाँ पर देखिए ऊ का व हो रहा है, यण संधि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आप मैंने बताया पित्राज्ञा, पित्राज्ञा ता के बाद राय आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी राय आ रहा है अर्थात री का रा हो रहा है, यहाँ पर भी यण संधि है। जैसे मैंने कहा अध्यापन, अध्यापन, ठीक है। अधिधन आपन, ठीक है, अध्यापन हो गया। यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ रहा है, या आ रहा है, यण संधि हो गया, ठीक है। तो यण संधि में बीच में या व रला अगर प्राप्त हो जाए तो यण संधि होता है। एक बार पुनः मैं बताने का प्रयास करता हूँ परिभाषा इसका, यही परिभाषा मेन है, इसके माध्यम से आप सब कुछ समझ जाएंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, ई उ री री मतलब छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, छोटी री रहे चाहे बड़ी री रहे ना, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, इसके बाद कोई असमान स्वर आए मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। ई के बाद कोई असमान स्वर का मतलब ई के बाद चाहे ए आ जाए, ई के बाद चाहे आ जाए, ई के बाद चाहे ऊ आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद अगर असमान स्वर आता है, ई का क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। आसानी से आप जानिए, ई का कॉम्बिनेशन बैठाइए या से, ई या, ऊ का व, ऊ व, ठीक है, ऊ का व से कॉम्बिनेशन बैठाइए, री का र कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, री का ल, आपको याद करने में भी परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको यह सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।